रवीना, बुखारेस्ट से बताएं, कुछ तो छात्र वहां से निकल पाए हैं, आज भारत उन्हें पहुंचना भी है, वहां कैसे इंतजाम है? श्वेता, पूरी तरह से सब मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे ये लगा कि आपने कहा कि यहाँ कैसी स्थिति है, तो बहुत ही लंबा सफर तय करके कई सौ स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचे थे, विद्यार्थी यहाँ पहुंचे थे यूक्रेन से निकलकर, चरनोव वेस्ट यूक्रेन के बॉर्डर से निकलकर फिर रोमानिया के बॉर्डर तक पहुंचे और वहां से यहाँ आए तो 12 से 15 घंटे का सफर तय करके पहुंचे थे। लेकिन आखिरकार वो अपनी फ्लाइट में अब चले गए हैं। मुंबई गई है पहली फ्लाइट। ये सारे वेस्टर्न यूक्रेन के लोग थे, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ इस वक्त नहीं है। लेकिन जो बात गौरव ने कही उसको हम एक बार कहेंगे कि अपने लिए तो वो राहत की सांस थी कि चलिए हम वापस जा रहे हैं घर। किसी न किसी तरह परेशान भी थे कि आगे उनके भविष्य का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा। सब एक एक सूटकेस लेके निकले थे। कई लोग यहाँ 3 साल से हैं, 4 साल से हैं, फिर भी अपना एक एक सूटकेस ही लेके निकले हैं। पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं, मगर सामान अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी बात जो सबसे ज्यादा मैंने देखी कि ये लोग बॉर्डर से आ रहे थे और बॉर्डर से उनको ऐसे बहुत से यूक्रेनियन लोग भी मिले जिन्हें देखकर इन्हें बहुत दुख हुआ। और साथ में अपने जो यूक्रेनियन साथी हैं, जो टीचर्स हैं, उन सबको पीछे छोड़कर जा रहे हैं। और साथ ही साथ कई भारतीय स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो कीव और इस तरह की जगहों पर फंसे हुए हैं, मेट्रो स्टेशंस के नीचे फंसे हुए हैं, जहां तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो भी, उनको भी निकाला जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर है। तो राहत है और साथ में कहीं ना कहीं फिक्र है इन सब लोगों की और इन सब चीजों की। पूरी दुनिया की इस बात को लेकर हो जाती है कि अलग अलग पक्ष तो एक तरफ होते हैं, लेकिन जो लोग हैं वहां पर किस हालात में हैं। गौरव, वाकई हृदय विदारक तस्वीरें वहां से आती रहती हैं, कैसे एक पिता अपने बच्चे को विदाई देता है, वो सारी चीजें। और युद्ध क्षेत्र की एक सच्चाई होती है, इसीलिए सब चाहते हैं कि युद्ध किसी तरीके से टले। आपके पास भी हम समझ सकते हैं कि बैटरी की लिमिटेड वो होगी चार्ज, इसीलिए मैं जल्दी आपको फ्री करूंगी यहां से गौरव। लेकिन ये समझाइए कि ज़ेलेंस्की अगर ये कहते हैं कि हम डटे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं, हम भागना नहीं चाहते हैं, तो क्या यूक्रेन के जो लोग हैं वो इन बयानों को सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं उनका देश कैसे डिफेंड कर रहा है, उनके सैनिक कैसे लड़ रहे हैं, उनका विचार क्या है लोगों का? बीती रात ट्रेन में जिन लोगों से हम बात कर रहे थे, या उससे पहले शहर में जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं श्वेता, वो इस लड़ाई से दूर जाना चाहते हैं। वो उनका ये कहना है कि हम तो सोच रहे थे कि अब प्रॉस्पेरिटी आएगी, हम ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और आगे निकलेंगे, और अब एकाएक ऐसा युद्ध का यहाँ माहौल है। और माहौल क्या, युद्ध हो रहा है। मतलब जिस तरह से बम यहाँ पर अब शहर के आसपास गिर रहे हैं, ये दिखाता है कि अब ये युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, अब तो ये शहर की गलियों में ये युद्ध हो रहा है। और इसीलिए पहली उनकी क्या इच्छा है, अगर शहर से निकल पाए तो निकल जाए, नहीं निकल पाए तो घर के अंदर रहे। सबसे पास बेसमेंट कहाँ है, मेट्रो स्टेशन कहाँ है, वो जाने, और फिर बस यही उम्मीद करें जो हो रहा है जल्द से जल्द खत्म हो, जिस भी तरफ पलड़ा हो वो हो, और उसके बाद एक बार फिर उनका जीवन चल पाएगा। ये पूर्वी यूक्रेन की स्थिति है श्वेता। जैसा आप जानती है, पश्चिमी यूक्रेन में स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि रूसी भाषा वो बोलते थे, उन पर यूक्रेनियन भाषा थोपी जा रही थी। उनके जो सरहद के बिल्कुल इस पार मित्र और इष्ट और सगे संबंधी हैं, उनसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो ये लोग तो चाहते हैं कि वो सगे संबंधी उनसे बात करते रहे। सीमा के उस पार क्या हो रहा है इनको मोबाइल फोन पर पता चलता है। उससे और डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं कि उस पार से जो इनको जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में तोपे, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सिपाही सब तैनात हैं, बस एक और अटैक के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि रूस ने अपनी सारी ताकत अभी से झोंक दी है, रूस ने तो अभी अपनी ताकत का एक हिस्सा झोंका है, उसके बाद ये स्थिति है। जरूरत पड़ने पर उनका जो सेकंड ऑफेंसिव शुरू होगा, उससे लोग बहुत घबरा रहे हैं और उसी से बचने के लिए इस समय यहां से जा रहे हैं।